बाकी जो फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए थे, पहला हमने ड्राइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहता था वो कितना था, 2p sin थीटा अपॉन जी। दूसरा ड्राइव किया था हम लोगों ने हाइट का, हाइट का आता था v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और तीसरा था हेलो तो v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, ठीक, इतनी कंडीशन हम लोग जानी थी। नॉर्मल ये वैसे भी फॉर्मूले आपको पता रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं हुई थी। ठीक है, जो समझने वाली बात थी वो ये बात थी कि जैसे यहाँ पर जो मोशन होगी, पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पर एयर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया था, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया था। तो उसमें क्या ये जो मोशन होगी, ये क्या मतलब जितने भी हम नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सब आइडियल कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, आइडियल कंडीशन मतलब हम मोशन जितनी भी होंगी किस में रहेंगी, वैक्यूम में, एयर का इफेक्ट नहीं रहे, चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें या इसकी बात करें। दूसरी बात ये थी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन रहता है कांस्टेंट, इसलिए इसे बोला जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन। ठीक है, अब जो मेन बात थी, जैसे वहाँ हमने शुरू में ये कहा था कि अगर किसी बॉडी के, जैसे ये मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी ये इधर दे रखी है, अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं या इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो या तो स्पीड इसकी देखो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी। दूसरा हम लोगों ने ये कहा था कि जो इंपॉर्टेंट बात थी कि यहाँ पर जैसे ये वेलोसिटी है, अगर फोर्स को इसके हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएं तो क्या रहता था कि ये मूव करने लगता था सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ में मूव करने का मतलब ये है कि जो इसकी स्पीड रहती वो कांस्टेंट रहेगी। अब ये ध्यान देना है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर स्टूडेंट सोचने लगता है क्या होना चाहिए। उसने कहा कि मान लीजिए इसमें क्या बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी कि स्पीड बदलेगा। वेलोसिटी बदलेगी भाई, वेलोसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन तो देखो हर लेवल में बदलता चला जा रहा है ना, तो वेलोसिटी बदलेगी। कांस्टेंट क्या है, स्पीड। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड रहता है। अब जितना मैग्नीट्यूड आ गया वो 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, वो वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन डायरेक्शन हर जगह बदलती चली जा रही है। इसी तरह जो लीनियर मोमेंटम होता है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। मोशन एंड 1D में हम लोग ये पढ़े थे भाई, जब सीधी रेखा में थे, स्ट्रेट लाइन में थे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहते थे, इसलिए वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी बराबर होते थे। लेकिन अगर कर्व पाथ है तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन दोनों की सेम रहे, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये कह दिया गया था कि भाई अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ हमने कहा था जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर है और जो ग्रेविटी लगती है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो देखो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के जो वेट लग रहा है वो कैसे है, परपेंडिकुलर है ना, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हर एक पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का आता है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होगा। अब v sin थीटा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। इसलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये घटता रहता है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके कितना हो जाता है, 0। अब g नीचे ही लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे ये किधर लग रहा है, नीचे। अब जैसे 0 हो गया, जो वैसी बात हो गई जैसे हमने किसी बॉल को फ्रीली ऐसे ड्रॉप किया, ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ आता जाएगा, नीचे तरफ आएगा, वेलोसिटी बढ़ती आएगी। बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर आएगा तो फिर से वही वैल्यू हो जाएगी जो पहले थी, बस बदल के आ जाएगी डायरेक्शन। v sin थीटा यहाँ पर ऊपर था, यहाँ पर v sin थीटा नीचे आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसमें बताइए अगर जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी इतनी दे रखी है, जब ज़मीन से टकराएगा तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, अब ये बात रही। अब नॉर्मली हम पहले इसी में ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या रह सकते हैं। अब देखिए ये जो लिखा है v sin थीटा, ये एक्चुअली में वर्टिकल कंपोनेंट लिखा है ना, अपॉन यहाँ g कर देते। अब g यहाँ पर क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन है, ये ध्यान रखना है आपको। चाहे तो हम यहाँ पर, चलो अब इसको अभी ऐसे रखते हैं, बाद में चेंज करेंगे। यहाँ पर ये लिखा है v² sin² थीटा,
मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर, नीचे लिखा है 2g। अब यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, वी स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो वी स्क्वायर लिखा, साइन 2 थीटा रहता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब वी स्क्वायर है तो एक बार वी हम साइन थीटा के साथ करते हैं, एक बार वी हम कॉस थीटा के साथ करते हैं। 2 को बाहर कर लेते हैं तो ये देखो है 2, ये वी साइन थीटा वी कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखो वी साइन थीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, और वी कॉस थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो रेंज का हम दूसरा फॉर्मूला ले सकते हैं भाई, ये जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स और ये वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई अपॉन जी। तो इनके सामने ऐसे लिख लेना, क्योंकि आगे जैसे क्वेश्चन अभी करते हैं तो कई बार हमें वैल्यू ना दे करके ए और बी के टर्म में कह देता है। बताइए रेंज और हाइट के फॉर्मूले क्या रहेंगे। तो वी साइन थीटा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहेगा 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन एक्सेलेरेशन। हाइट का फॉर्मूला वर्टिकल कंपोनेंट का होल स्क्वायर किया अपॉन 2g। रेंज में 2 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन जी। न्यूमेरिकल समझते हैं क्या रहता है। अब जैसे क्वेश्चन में ये कह दिया मतलब किसी पार्टिकल को v इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप से प्रोजेक्ट किया गया किसी एंगल पर प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, अभी समझ लीजिए, बाकी बुकलेट में ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें कह रहा है कि हमें वो कंडीशन बताइए जब रेंज और हाइट बराबर हो, या रेंज और हाइट कुछ ना कुछ टाइम दे देगा। तो वो बात की बात है, पहले हम इसमें इस इक्वेशन से हमें निकालना है किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला और रेंज का फॉर्मूला और हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे उसने कह दिया भाई वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे रखी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो हम लोगों को पता है जो आई के साथ होता है वो कौन सा होता है, एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जो जे के साथ होता है कौन सा होता है, वाई कंपोनेंट। तो यहाँ देखिए ये वी एक्स मतलब यहाँ पर हम क्या होता है जा करके वी कॉस थीटा, ये वैल्यू दे रखी ए। और जो वी वाई है, वी वाई मतलब वी साइन थीटा, ये कितना दे रखा बी। अब हम लोग ये रख रखे हैं, देखिए पहला अगर हम पूछे हम टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो हम लोग ये पढ़ा भाई इसमें क्या करना है, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा अपन क्या कर देंगे जी। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना 2 बी अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। दूसरा मतलब हाइट की बात करना है, तो हम लोगों से ये कहा भाई वर्टिकल कंपोनेंट का क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा 2g। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बी, तो बी स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा 2g। तीसरा कह रहा रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू देखिए क्या लिखा है 2 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन जी। तो 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए है और ये बी है, नीचे क्या जाएगा जी। बस ये फॉर्मूले हो गए। जो आई के साथ है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो जे के साथ है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। अब मतलब इसी में कह देता है इसी क्वेश्चन में, इफ़ रेंज बराबर हो किसके हो, हाइट के, तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, ये बताना है। तो हमने क्या निकाला, रेंज का फॉर्मूला निकाल लिया, हाइट का फॉर्मूला निकाल लिया, दोनों क्या कर देते हैं बराबर, यही करना। अगर मतलब रेंज हाइट के बराबर हो तो ए और बी में क्या संबंध रहेगा, क्या रिलेशन रहेगा, ये निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने 2ab अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखो सॉल्व करते हैं, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ये बी स्क्वायर से बी कैंसिल होगा, यहाँ 2a बच रहा है, यहाँ कितना बच रहा है बी। तो बस सिंपल सी बात हमें पता चल गया 2a बराबर किसके होगा, बी के। हाँ ये 2 इधर आ जाएगा, सही कह रहे हो। तो 2 और 2 ये फिर से कर देते हैं, ये जो बचा जा करके ये 2a बच रहा है और यहाँ b/2 बच रहा है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4a = b आएगा। b = 4a पर रेंज और हाइट क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी।
ठीक, ये तो बात हमारी नॉर्मल हो गई कि भाई रेंज है, हाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वही है ना भाई, कंपटीशन है तो कंपटीशन का पर्पज़ ये है कि उसको ये चाहना है कि भाई आपको छटनी कर देना है, उसका ये तो उम्मीद नहीं कि आपका सिलेक्शन ले लें। अब उसी में हेर फेर करेंगे और मान लीजिए अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर जो एंगल लिया वो कहाँ से लिया, हॉरिजॉन्टल से। अब उन्होंने उसका उल्टा कह दिया, उन्होंने कह दिया हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। अब लिख देगा नीचे ऑप्शन, बताइए इसमें कौन सा हाइट का फॉर्मूला है या कौन सा रेंज का फॉर्मूला है, इस तरीके से कह देगा। बात हमने क्या कही, अब उसने क्या किया, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो एंगल कहाँ से ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से। और हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हमें क्या करना है, जैसे हाइट है तो हम वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2g कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन g करेंगे। रेंज के लिए 2 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन g करना है। अब यहाँ पर भाई जी साइन थीटा तब आ रहा है जब ऊपर की तरफ जा रहा है या कॉस थीटा आ रहा है हॉरिजॉन्टल की तरफ। अब लैंग्वेज में चेंज ये कर देते हैं कि वहाँ पर जब किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, एंगल दे दिया उन्होंने वर्टिकल के साथ में, तो इस बात को ध्यान रखना है कि एंगल किसके साथ कह रहा है। पता चला कि पढ़ के गए यहाँ से साइन थीटा, वहाँ आ गया कॉस थीटा, बोले कॉस थीटा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। हाइट के फॉर्मूले में साइन थीटा है ना, तो यहाँ पर इसलिए चाहे तो आप नोट करके लिख लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए। उसने कहा कि अगर किसी बॉडी को वर्टिकल के साथ में कुछ एंगल के साथ फेंका गया है, सपोज करिए ये एंगल क्या रहा, अल्फा, तो वर्टिकल के साथ फेंकेंगे तो भाई इस तरीके से ऐसे पहुंचा जा करके ये। अब हमें बताना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और रेंज क्या रहेगी या हाइट क्या रहेगी। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जब ये वेलोसिटी ये v दे रखी है तो जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पता है जिसके साथ एंगल होता है उसका क्या आता है, कॉस। तो ये इधर पहुँचेगा जा करके ये क्या जाएगा, v कॉस अल्फा, और इधर क्या जाएगा, v साइन अल्फा। हम लोग पता है भाई v ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये इसको रेंज देता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट इसको क्या देगा, हाइट। तो यहाँ पर देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया vx, ये v साइन अल्फा लिखा है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट लिखा है ये v कॉस अल्फा लिखा है। अब जो हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा तो वो क्या था, 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन g, तो 2 टाइम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट कितना, v कॉस अल्फा। तो देखो साइन की जगह क्या आ गया, कॉस आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा साइन ही रहे, वहाँ पर सामान्यतः ये रहता है, जनरली रहता है कि एंगल हमें हॉरिजॉन्टल साथ देता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर हम हर जगह साइन थीटा कॉस थीटा ये लिखा करते हैं। अब उसने इसके साथ ना दे करके यहाँ पर दे दिया, तो फिर इसको रिजॉल्व करेंगे हम। ठीक, इसी तरह अगर हाइट रहता तो हाइट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ा है वर्टिकल कंपोनेंट का होल स्क्वायर अपॉन 2g। वर्टिकल कंपोनेंट लिख रखा है v कॉस अल्फा, तो v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। रेंज के लिए पढ़ा जाए हम लोगों ने 2 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन g। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v साइन अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट v कॉस अल्फा अपॉन g। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि किसके साथ एंगल दे रखा है, लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल कंपोनेंट आता है, चाहे वो साइन आए या कॉस आए, वो पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे हाइट में भी और रेंज में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों में। ठीक, तो अपना वापस उसी पे आते हैं कि हम लोगों को नॉर्मली जो एंगल दिया रहेगा वो हॉरिजॉन्टल से दिया रहेगा। ठीक है, ये v है, ये एंगल थीटा है। अब हमें ये देखना है कि भाई रेंज मैक्सिमम कब है और हाइट मैक्सिमम कब है। तो पहली बात, रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यही थी रेंज। ठीक है, ये साइन स्क्वायर नहीं, इस बात को, ये साइन 2 थीटा है। अब यहाँ पर पहला हम देखते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक, मैक्सिमम रेंज मतलब किसी हमने पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका,
अब रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, वो डिपेंड करेगी भाई इस पे, साइन पे। मतलब साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम रहेगी तभी तो रेंज मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो साइन की वैल्यू जो मैक्सिमम रहेगी है भाई, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 आती है, तो यहाँ पर कितना लिखा होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई, यहाँ पर ये जो लिखा है साइन 2 थीटा वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, तो यहाँ पर जो लिखा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई 2 थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम रहेगी। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए हम लोग आर मैक्सिमम, तो भाई वी स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू रखी 45, यहाँ रखा हम लोगों ने जी, तो आर मैक्सिमम वी स्क्वायर ये हो गया साइन 90 अपॉन जी, साइन 90 की वैल्यू 1 रहती है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इज इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर अपॉन जी। अब 45 डिग्री पर मान लीजिए यही था 45 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पर देखो हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, तो उस केस में हाइट मैक्सिमम कितनी है ये आई ना, तो h जो है आर मैक्सिमम कितना रहेगा, तो हम 45 डिग्री पर हाइट निकालेंगे। तो हाइट का फॉर्मूला ये था बाई वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा अपॉन क्या रहेगा 2g। तो देखो h इज इक्वल टू रहेगा वी स्क्वायर और यहाँ पर 2g, साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2, अब ये स्क्वायर लिखा है तो 1/√2 का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, तो आएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g, 1/√2 हो जाएगा 1/2। तो देखो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4g आ गया। अब यहाँ देखिए हमें तो रेंज और हाइट में रिलेशन निकालना है, देखो वी स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्सिमम लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू देखिए वी स्क्वायर अपॉन जी क्या लिखा है आर मैक्सिमम, तो यहाँ लिख दिया हमने आर मैक्सिमम बाई 4। तो ये जो आएगा हाइट ये मैक्सिमम रेंज का 1/4 होगा। मतलब ये होगा अगर किसी बॉडी को हमने मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका है तो ज़मीन से कितना उठ के जाएगी मैक्सिमम रेंज का 1/4। जैसे मान लीजिए हमने उसको 20 मीटर तक फेंका, तो 20 मीटर मैक्सिमम रेंज गई, तो कितने ऊपर रहेगी ग्राउंड से, वो 5 मीटर रहेगा, 20/4 मतलब 5 मीटर तक वो ज़मीन से ऊपर तक उठेगी। लिख लेंगे इसको, ठीक। अब इस पर देखते हैं जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक, पहला आसान सा देखते हैं, आसान सा न्यूमेरिकल। मान ली कुछ भी दे देगा, किसी बॉडी की वेलोसिटी दे देगा, कह के बताया उसकी मैक्सिमम रेंज क्या रहेगी, ठीक है। ये तो आप ओरली बता सकते हो, अपना पेन कॉपी क्यों बर्बाद करोगे। मान लो उसने कह दिया भाई किसी पार्टिकल को हमने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो बताइए उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी। भाई उसने कुछ नहीं कहा कि एंगल क्या आएगा, एंगल, मैक्सिमम रेंज पूछा, वेलोसिटी दे दी, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या आता है वी स्क्वायर अपॉन जी। तो वी स्क्वायर अपॉन जी 10 बोला, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100, और जी की वैल्यू 10 मान लें, 100/10 करेंगे कितना आएगा 10 मीटर पर। सिंपल सी बात है। मतलब कहने का ये है कि आपको वेलोसिटी दे देगा और कह देगा इसकी मैक्सिमम रेंज बताओ क्या होगी, तो सिंपल सी बात वी स्क्वायर अपॉन जी कर देंगे, रेंज पता चल जाएगी, ठीक। दूसरा क्या कर सकता है, वो मैक्सिमम रेंज दे देगा और पूछे कि बताइए वेलोसिटी क्या होगी, तो रेंज की वैल्यू रख देंगे, जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। मतलब ये ऐसा है कि मतलब इन क्वेश्चन को काउंट करने से कोई फायदा नहीं है कि बता हमने कह दिया बताओ मैक्सिमम रेंज की वेलोसिटी और प्रोजेक्शन बताओ, फिर मैक्सिमम रेंज बोले वेलोसिटी बताओ क्या होगा, ये कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा ढंग का क्वेश्चन देखिए, अब ये कहा गया कि भाई हमने किसी क्वेश्चन ये रहेगा, मान लो किसी बॉडी का प्रोजेक्ट किया, उसकी मैक्सिमम रेंज दे दी, अब कहेगा वो कोऑर्डिनेट बताइए जहाँ पर उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। लिखेंगे लैंग्वेज, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, a body is projected, a body is projected for maximum range, for maximum range of
600 मीटर, मैक्सिमम रेंज ऑफ 600 मीटर। फाइंड द coordinates at which velocity is minimum, मान लीजिए ऑप्शन इधर हम बना दे रहे हैं, आप बने बनाए से बताइए क्या रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आ गया जा करके। अब कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब होता है जैसे मोशन इन प्लेन है ना, मतलब इसमें एक्स भी है और वाई भी है, मतलब हमें एक्स बताना पड़ेगा और वाई बताना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट मतलब ये है कि हमें एक्स बताना पड़ेगा और वाई बताना, क्योंकि मोशन देखो एक्स में भी हो रही है और वाई में भी हो रही है, तो ये बताना है। मान लीजिए यहाँ पर 400, 600, ठीक है, ये रहा जा करके। दूसरा हम ये कर सकते हैं भाई 300, 600, ठीक है। तीसरा है 300, चलिए 150 है, और फिर कर सकते हैं 300, 200। मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया है, मैक्सिमम रेंज भी दे रखी है, हमें वो पॉइंट कोऑर्डिनेट बताने हैं जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है। तो पहले तो देखो दिमाग में तुरंत जाना चाहिए वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होती है? हाईएस्ट पॉइंट पर, है कि नहीं है? कि वहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, केवल क्या बचती है? हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है हमें इसके कोऑर्डिनेट बताना है। तो सब लिखा है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट आता है जब सेंटर पर आएगा ना, यहाँ से ये डिस्टेंस आएगी x, तो x की जो वैल्यू आएगी वो रेंज की आधा हो जाएगी ना। तो रेंज दे रखी है 600/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300, और यही रहेगा। अब हमें क्या निकालना? y मतलब हाइट, और हाइट हमने निकाली मैक्सिमम रेंज का कितना है? 1/4। तो सीधे यहाँ पर y की वैल्यू जो आएगी वो r मैक्सिमम का 1/4 होगी। तो ये दे रखी है 600/4, तो वैल्यू कितनी आ गई? 150। तो x आया 300, y आया 150। तो जो कोऑर्डिनेट हो गए पहले x लिखा जाता है और बाद में y लिखा जाता है। तो 300, 150, 300, 150, सही हो जाएगा। वेलोसिटी तो लिख लेना अपनी लैंग्वेज, वेलोसिटी इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। और ये सिमेट्रिकल है, तो हाईएस्ट पॉइंट आएगा जस्ट इसके मिडिल से जाएगा। तो पूरी रेंज r है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी रहेगी? r/2। तो x हो गया r/2 मतलब 600/2 मतलब 300। और जो y आ रहा है वो हाइट आ रही है, जो हाइट है मैक्सिमम रेंज का 1/4 है। ये तो पहला रहा। ठीक है, अब जो कंपटीशन पूछा गया था उन्हें मैक्सिमम 400 दे रखी थी, और अब कोऑर्डिनेट बताइए जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है। तो भाई 400 का आधा कितना हो जाएगा? 200, और उसका 1/4 कितना जाएगा? 100। x हो गया 200, y हो गया 100। ठीक है, अब कन्फ्यूजन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ा, आपने रिवीजन नहीं किया, ठीक है, अब बाद में जब जाते हैं पढ़ेंगे तो फिर होता है कन्फ्यूजन। जनरली याद ये रहता है भाई, जो शुरुआत से हम पढ़ते रहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब लोअर क्लास से ही पढ़ते रहते हैं, मतलब जब बॉडी को फेंकते ऊपर गया, जब वापस ज़मीन पे आ गया तो रेस्ट में हो गया। स्टूडेंट ये सोचने लगता है यहाँ से गया तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो 0 हो गई, ऐसे बना नहीं रहता है। बोले यहाँ पर वेलोसिटी हो गई 0, तो मिनिमम तो यहीं पर आई है कि नहीं? बोले x हो गया, y हो गया 0। तो नॉर्मल से कन्फ्यूजन रहते हैं। तो जबकि अगर थोड़ा बहुत याद करो तो हम लोग ये पढ़े हैं भाई, जितनी स्पीड से किसी बॉडी को ऊपर तरफ फेंकते हैं उतनी स्पीड से वो लौट के भी आती है। तो जो स्पीड यहाँ पर होगी वही स्पीड यहाँ पर होगी, तो मिनिमम मैक्सिमम ही रहेगी ना यहाँ पर। तो भाई क्यों जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्पीड घटती जा रही है। अब किसी बॉडी की क्या 0 स्पीड से ऊपर फेंक सकते हैं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि स्पीड 0 रखें वो ऊपर चली जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, तो ये मैक्सिमम ही यहाँ पर है, मिनिमम कहाँ पर है? हाईएस्ट पॉइंट पर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट, पहले लैंग्वेज समझ लीजिए फिर मैं लिखवाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है मान लो कोई ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब प्ले ग्राउंड है, ठीक है, जैसे आजकल क्रिकेट का मुद्दा गरमाया है, ठीक है। अब तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होना पहले से प्रिडिक्ट हो जाता है, विराट कोहली के साथ ऐसा होगा ये पहले से प्रिडिक्ट हो, जिसका जो एटीट्यूड था वो कोई पोलाइट नहीं था। जब पोलाइट नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कोई प्ले ग्राउंड है, तो प्ले ग्राउंड जैसे जब वेट करना होता है स्प्रिंकलर लगा दिए जाते हैं जगह, जैसे पानी ग्रास उसमें जा रहा था घास में, उनका एक प्ले ग्राउंड है, स्प्रिंकलर से उसमें पानी दिया जा रहा है, वेट किया जा रहा है, गीला किया जा रहा है, ठीक है। स्प्रिंकलर की मतलब पाइपलाइन है, तो यहाँ पर इसके जो पानी निकलेगा ऐसे चारों तरफ ऐसे गिरेगा, ठीक। तो हमसे कह रहा है कितना मैक्सिमम एरिया ये स्प्रिंकलर वेट कर सकता है, गीला कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब प्लेग्राउंड जैसे एक कमरा ही है, यहाँ पर जैसे कि स्प्रिंकलर लगा दिया, ओपन कर दिया तो पानी गिरेगा, चारों तरफ गिरेगा ना, ठीक है। तो चारों तरफ का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है ये कह रहा है। अब मैक्सिमम एरिया क्या हो, जैसे पानी यहाँ से गिरेगा तो ऐसे जाता है ना, इस तरह ऐसे गिरता है जा करके ये, ठीक है। अब इतना ऊंचा नहीं रहता है, बिल्कुल ऐसे पास में ही रहता है ना जा करके ये ऐसे गिर रहा जा करके, तो इधर का आया, इसी तरह हम इस साइड का देखेंगे, इसी तरह इधर का रहेगा, इसी तरह उस तरफ रहेगा, चारों तरफ ऐसे गीला करेगा ना। तो कह फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया वेट बाय दिस स्प्रिंकलर। तो एरिया जैसे क्या बन गया है कि सर्किल ऐसे बन गया, और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम ये देखेंगे बाई एरिया इज इक्वल टू ये रहेगा पाई आर स्क्वायर, बात आएगी इसकी बस रेडियस की, हाँ आर मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी ये वैल्यू आएगी आर मैक्सिमम का होल स्क्वायर, बाकी आप वैल्यू मान लेंगे वो तो उस हिसाब से आ जाएगा। तो लिखेंगे लैंग्वेज, अब प्ले ग्राउंड is wet by a sprinkler। स्प्रिंकलर जो फव्वारा से निकलता है। फाइंड मैक्सिमम एरिया वेट बाय दिस स्प्रिंकलर। ऑप्शन मान लीजिए लिख देते हैं ए, पहले एरिया सर्कल बन जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला रखा, फिर हमने क्या निकाले मैक्सिमम कह रहा है, मतलब क्या हो जाएगा मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमें पता है वी स्क्वायर अपॉन जी, तो रेडियस हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी, उसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोगों ने ये देखा भाई आर मैक्सिमम ये आएगा वी स्क्वायर अपॉन जी, तो जो एरिया पहुँचा जा करके ये हो जाएगा पाई आर का होल स्क्वायर, तो पाई यहाँ वी स्क्वायर अपॉन जी का होल स्क्वायर, तो ये देखो रहा पाई वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 और 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई वी टू पावर 4 और नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, देखिए a particle is projected for a maximum range, a particle is projected for a maximum range of 40 meter 40 of 40 meter, find velocity of it when, find velocity of it when acceleration is normal to the velocity,
व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉर्मल टू द वेलोसिटी। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो हमें तब इसकी वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो अब दिमाग में ये जाना चाहिए कि भाई वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कहाँ होती है? टॉप पे, हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? v cos थीटा, है कि नहीं है? मतलब ये हो गया भाई थीटा कितना रहेगा, और भाई ये निकालना इतना अगर आपको पता चल गया कि भाई वेलोसिटी जो के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन रहता है वो कहाँ रहता है? हाईएस्ट पॉइंट पर। और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है v cos थीटा। मैक्सिमम रेंज कह रहा है तो थीटा कितना होगा? 45। तो अब हमें क्या नहीं पता है? v नहीं पता है। अगर हम v की वैल्यू निकाल लें तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं उसको। भाई जो वैल्यू दे रखी है पहले उसको हम लिख लेंगे। हम लोगों ने दे रखा है कि मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कितनी दे रखी है? 40 मीटर। और अगर ध्यान दें तो ये रखा है v² g इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 40 मीटर। ये वैल्यू दे रखी है। हमसे कह रहा है वहाँ पर वेलोसिटी बताइए जहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये हमें पता है भाई हाईएस्ट पॉइंट पर रहता है। ये तो हुआ, मतलब हमसे पूछा है वेलोसिटी एट द टॉप बताइए हाईएस्ट पॉइंट पर। मतलब क्या बताना है हमें? v cos थीटा बताना है। तो v cos थीटा, चलो थीटा तो पता है कि रेंज मैक्सिमम रहती है 45 डिग्री पर, लेकिन हमको v नहीं पता है ना। तो v नहीं पता तो v यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, v² g की वैल्यू होती है 10, ये है 40। तो v² इज इक्वल टू कितना आएगा? 400। तो v इज इक्वल टू करेंगे √400। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, निकालना हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगी v cos 45। v की वैल्यू निकाली 20, cos 45 वैल्यू 1/√2। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए चाहे तो अगर ऑप्शन वो तो डिपेंड करेगा कैसा ऑप्शन दे रखा है। 1/20/√2 या हम क्या कर सकते हैं? √2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2, इसे कट करेंगे कितना बचेगा? 10। तो वैल्यू अपनी हो जाएगी 10√2 वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो नॉर्मल से जैसे जो क्वेश्चन रहेंगे वो उनकी बात हुई। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। पहले उसकी थीम समझ लेते हैं, जो न्यूमेरिकल बनते हैं बात उनकी। मान ली मैक्सिमम रेंज वाले ही कर रहे हैं कि ये मान ली मैक्सिमम रेंज का है, वैल्यू कोई ना कोई दे देगा। दो तरीके से क्वेश्चन रहते हैं इस पर। क्या रहेगा? क्वेश्चन में कह दिया भाई एक बैट्समैन है, क्रिकेट खेल रहा है, उसने किया कि बॉल को मैक्सिमम रेंज के लिए मारा। मैक्सिमम रेंज के लिए मारा, कोई वैल्यू रेंज की दे देगा। मान लीजिए यही जो वैल्यू दी थी इसी कर लेते हैं। मान लीजिए 40 मीटर मैक्सिमम रेंज के लिए मारा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए उसे हिट किया, ऑब्वियस बात है एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक, अब उसने कहा कि फील्डर खड़ा है कहीं पर। अब फील्डर खड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए इसके जस्ट सेंटर पर, यहाँ पर है ये फील्डर। ठीक, अब ये फील्डर का काम क्या होगा? भाई बॉल को कैच करना होगा। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि बताइए ये फील्डर कितनी स्पीड से दौड़ना शुरू करेगा जिससे क्या बॉल को कैच कर ले एट द हिटिंग पॉइंट, जहाँ पर ये हिट करेगी ग्राउंड से, वहाँ पर ये कैच कर ले जाकर। अब यहाँ तो कैच नहीं कर पाएगा, ये तो इतना लंबा तो है नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर गिरने वाली बॉल होगी वहीं पर जाकर के उसको कैच करेगा। तो पूछे बताइए कितनी स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, अब बात याद पहले तरफ का क्वेश्चन। दूसरे तरह क्वेश्चन ये कर सकता है कि मान लीजिए इधर कहीं खड़ा हो ये फील्डर। ठीक, अब इधर खड़ा है तो फिर इधर दौड़ेगा ये, है कि नहीं है? तो इसको कैच करने के लिए इन क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, बात इसकी आती है। अब देखिए अगर पहले उसने कह दिया कि भाई उसने मैक्सिमम रेंज के लिए हिट किया है तो हमें पता चल जाएगी बॉल कहाँ पर गिरेगी। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में कहा 40 मीटर पर गिरेगा जा करके। अब वो कह रहा है सेंटर पे खड़ा है, तो कहाँ पे खड़ा है? यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर। तो जो बॉल गिरेगी वो कितनी दूरी पे गिरे जा करके? 20 मीटर की दूरी पर जाके गिरेगी। अब उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 20 मीटर कवर करनी है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ये पता कर लेंगे उसको कितनी दूरी तक दौड़ के जाना है। अब दूरी अगर पता है, दौड़ के जाना है, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस जगह पहुँच क्या कर देंगे, टाइम। अब यहीं पर बात आती है, देखिए अब यहाँ पर आपको बताएगा कि वो दौड़ना कब शुरू करेगा। तो जैसे ही देखो हिट किया जाएगा वो क्या करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। तो जैसे बॉल इधर जा रही है वो उधर दौड़ता जा रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर पहुँचा, जब तक बॉल इधर आनी थी दौड़ के यहाँ तक वो पहुँच गया। तो कितने टाइम में पहुँच रहा है वो, जितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये तो होगा भाई, इधर से जैसे हिट किया वैसे दौड़ना शुरू, बॉल को देखता जा रहा होता, दौड़ता जा रहा है, ठीक है। और आकर यहीं पर खड़ा हो गया, तो टाइम उसका क्या होगा, जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हम लोग जानते हैं क्या रहता है, जा करके 2v sin थीटा अपॉन जी, जो भी एंगल दे रहेगा यहाँ 45 तो 45 रख देंगे। तो टाइम हम यहाँ से निकालेंगे, डिस्टेंस जैसा क्वेश्चन में कह रहा होगा उससे निकालेंगे, और डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या निकालेगी, स्पीड ऑफ द फील्डर। इससे ज़्यादा कोई वैसा नॉर्मली क्वेश्चन को टिपिकल नहीं करेगा। बस हमें क्या करना है, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है बस उसको आपको कोरिलेट करना है। क्वेश्चन में कहेगा कि मान लीजिए एक बैटमैन है, वो हिट करता है मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है। जैसे हिट करता है, जो फील्डर उसके मिडिल में खड़ा है वो दौड़ना शुरू करता है बॉल को कैच करने के लिए। देन फाइंड आउट द स्पीड विद विच द फील्डर विल कैच द बॉल जस्ट हिटिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जब वो हिट करने वाले उसी से पहले वो कैच कर लेगा। तो बस ये हम निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हम गैप निकाल लेंगे कितना है, और डिस्टेंस स्पीड बार क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले तरीके का क्वेश्चन। दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये करेगा, मान लीजिए उसने कहा मैक्सिमम रेंज के लिए हिट किया, ठीक है, रेंज दे दी। अब जो उसने कहा जो फील्डर खड़ा है वो बैट्समैन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। देखो 40 मीटर की दूरी पर ये गेंद गिर रही है जाकर के, और ये यहाँ से खड़ा है 50 मीटर दूरी पर, तो ये गैप कितना आ जाएगा, 10 मीटर। अब पूछे बताइए कितनी स्पीड से दौड़ेगा, तो बस सिंपल बात है, डिस्टेंस में से टाइम से क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तब भी स्पीड आ जाएगी। तो दो तरीके क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं उसमें करेगा। दोनों सिस्टम में आप समझ लेंगे उसमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। हम जहाँ भी फील्डर होगा, जहाँ पर गेंद गिर रही है, उनके बीच के क्या निकालेंगे, गैप, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे तो स्पीड निकल आएगी, ठीक है ना। बात समझ में आई। लिख लेते हैं क्वेश्चन को, मान लो चलो यही कर लेते हैं। देखिए अब बैट्समैन है, बैटमैन नहीं है। अब बैट्समैन हिट्स अ बॉल फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ 40 मीटर, कॉमा a fielder is standing just middle of path, start running just after hitting the ball, hitting off ball। जैसे बॉल को हिट किया जाता है वो दौड़ना शुरू कर देता है, फुल स्टॉप। द मिनिमम वेलोसिटी या वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ फील्डर at which he will catch the ball just before
हिटिंग ऑन ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग ऑन द ग्राउंड। चलिए ऑप्शन बना देते हैं, 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या कह रहा है, 7, 5√2, तो यही आ जाएगा। 5√2 तो 7 ही है, 5√2 तो 7 ही रहेगा ना, नहीं आ रहा आंसर? हाँ, अब वो निकाल लोगे। ₹5√2 7 ही बना जा करके, भाई √2 की वैल्यू होती है 1.4, है कि नहीं है? ये जैसे 5√2 अगर निकाला तो 5√2 की वैल्यू होती है 1.4, 1.4 से 5 से मल्टीप्लाई 70, तो कितना 7 ही तो आया। तो 5√2 आ रहा है या 7 आ रहा, बात बराबर है। इसके अलावा कुछ और आओ तो बताओ। देखो तरीका आपको बता दिया गया था, अब कैलकुलेशन करना है। तो देखो इतना हमें पता चला, मैक्सिमम रेंज के लिए हिट किया है, तो आर मैक्सिमम इसके अभी ये तो सॉल्व किया था, आर मैक्सिमम दे रखा 40। तो पहला अपना काम ये होगा, इससे निकाल लेंगे हम क्या, इस ये 40 दे रखा है। अब वो खड़ा है कहाँ पर, जस्ट इसके मिडिल पे, तो मिडिल पे खड़ा है तो उसको दौड़ना कितना है 20 मीटर। तो जैसे ये हिट करता है वैसे ही दौड़ना शुरू कर देता है। इसका मतलब वो कितने टाइम के लिए दौड़ेगा, जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अपना काम रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट को पता करना, डायरेक्ट 2v sin 45/g। अब वेलोसिटी निकाली थी, कितनी आई थी 20, इसके पहले वाले क्वेश्चन निकाली थी ना, तो वेलोसिटी 20 आई थी, तो 2 × 20, g की वैल्यू 10 रखी, sin 45 वैल्यू होती है 1/√2, 0 से 0 हट गया। फिर वही काम करेंगे, इसमें √2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, चाहे ऐसे बना दिया कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे ही बना रहने देते हैं क्योंकि अभी सॉल्व करना है ना। तो ये आ जाएगा, देखो 4/√2 सेकेंड, ये टाइम आया, और डिस्टेंस उसको कितना दौड़ना है 20 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ फील्डर, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 20 मीटर, टाइम की वैल्यू आ रही 4/√2, तो √2 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 4, इसे कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4√2 मीटर पर, ये 5√2, इसे कट किया 5 आ गया। अब √2 की वैल्यू रख दो, ये आता है 1.414 रहता है, 1.4 रख दीजिए, 14 5 या 70, तो 7 मीटर पर सेकंड, जो भी आप मानिए, जैसा ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन रहे अभी, जो रेंज से हमें रिलेटेड दिखे, उनको आपने प्रैक्टिस किया। अब एक ही तरह के क्वेश्चन चाहे 10 करते रहो चाहे 1 करते रहो। मैं अगर 10 करूँगा तो उसमें टाइम वेस्ट रहेगा, क्योंकि समय तो लिमिटेड है। उसी चाहे आप 10 क्वेश्चन एक बार 10 बार करिए, चाहे एक ही क्वेश्चन को 10 बार करिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा ये मानना रहता है कि एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार कर लो। फ़ायदा ये रहता है कि हमारे एक टाइप के क्वेश्चन के आपने 10 अगर लगाए तो, लेकिन चैलेंज हमारे सामने ये होगा, जब आप एग्ज़ाम देने पहुंचोगे तो ये भी चाहोगे जितना आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज करके जाओ, ठीक है। तो पता चले एक ही कॉन्सेप्ट को आप 10 बार 10 क्वेश्चन लगाने में आपको समय लग जाएगा, और एक ही क्वेश्चन को आगे आप 10 बार लगाओगे तो अगली बार जब रिवाइज करोगे तो आपको एक ही बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा ना। अब जैसे मान लो अब चलने लगा, अभी वेडनेसडे एक दिन गवर्नमेंट ने मांगा था सभी स्कूलों से कि भाई तुम्हारा सिलेबस कितना पहुंचा, जितने CBSE या CSE जितने भी सब जो थे, सब ने कह दिया था हमारा 80% तक ख़त्म हो गया है, ठीक है।
80% तक उन्होंने मतलब पढ़ा दिया। अब नॉर्मल बचा है, तो 1 महीने में जनवरी में हम ख़त्म हो जाएगा। हम फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम हम बोर्ड के कराने के लिए तैयार हैं। तो नॉर्मली जो पहला सेशन जैसे चलता था वैसे चलेगा। तो वैसा चलेगा। जो नीट और जेईई का एग्ज़ाम होता है वो तो बोर्ड के एग्ज़ाम को देख के होता है ना। वो तो ये मतलब नहीं होता कि नीट की काउंसलिंग हुई या नहीं हुई। उनका मतलब है भाई बोर्ड का स्टूडेंट अगर पास आउट हो गया तो उसके लिए एग्ज़ाम तैयार रहना चाहिए। ठीक है कि ठीक है तुम बोर्ड दे लिया, अब तुम जेईई का एग्ज़ाम दो या नीट का एग्ज़ाम दो। तो अगर मतलब थोड़ा बहुत भी डिले अगर इधर उधर होता है जा करके मई में नहीं होगा तो जून तक तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। नीट की बात कर रहे हैं। जेईई की तो मान लो उन्होंने शुरू कर दिया ना, कब से? फरवरी से है ना। जेईई का तो उन्होंने फरवरी से दे दिया कि फरवरी में होगा है। कौन कह रहा है? नहीं, जो भी जैसे मैं न्यूज़ में उसमें निकला था मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अब बाकी तो ये है कि परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा कि कैसे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस रहती हैं। अब अभी जैसे नीट की काउंसलिंग नहीं शुरू हुई है, इतना समय हो गया रिजल्ट निकले हुए। देखते जाइए। देखो अभी तक इस कोविड ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने जो कहा उसका उल्टा ही काम किया है। बातें नहीं आपस में, इसलिए उस पर कोई ऐसे यकीन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि मतलब समय को देखते रहिए, उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। चलिए दूसरी बात देखते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ये रहते हैं, जैसे हमने इसके पहले भी कहा था, ये कहते भाई टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे देखा भाई थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर वैल्यू क्या रहेंगी। ठीक, तो जैसे हाइट को देखेंगे हम थीटा और 90 माइनस थीटा पर, और रेंज को भी देखेंगे थीटा और 90 माइनस थीटा पर। तो जैसे हाइट का फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, ये था v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो पहले हम यही देखते हैं मैक्सिमम कब होगा। तो फर्स्ट फॉर मैक्सिमम हाइट, अब देखो वही बात होगी भाई, हाइट तो तभी मैक्सिमम होगी जब थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। अच्छा कुछ लोग इसका ऐसे सोचेंगे, हाँ 2g, ठीक है। अब कुछ लोग अभी नहीं बाद में सोचेंगे, बोले हाइट तब भी तो मैक्सिमम हो सकती है जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो। भाई इन दोनों में कोई एक ही तो बदलेंगे हम। भाई एक साथ हम पता चला हम फेंक रहे हैं, हमारी वेलोसिटी भी बढ़ती जाए, मतलब चेंज होती जाए, थीटा भी चेंज होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। भाई जितने हमने वेलोसिटी से फेंक दिया वो तो फिर हमारी फिक्स है ना। अब जितनी ताकत से किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर सकते हो तो हमारी लिमिटेड है। किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पर रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा मैक्सिमम होगा, और थीटा साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1, मतलब वो कब होती है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो साइन थीटा रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, मतलब 1। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर समझिए हम एंगल कहाँ से लेकर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से। तो ये अर्थ सरफेस है, तो बॉल को हम 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये जैसे बॉल है तो ये ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये एंगल बना ना 90 डिग्री, ये वेलोसिटी v। अब पहली बात तो यही देख लो, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। भाई ये तो मोशन वही होगा ना, ऊपर तरफ ऐसे जाएगा फिर ऐसे लौट के आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन जबकि क्या था, ऐसे जाता था। तो ये मिसनोमिनल है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कंडीशन है तो दे रखा है। तो रख देते हैं, देखो थीटा का वैल्यू। तो यहाँ हम रखेंगे h इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g। तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब जरा रिलेशन देख लीजिए। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था भाई r मैक्सिमम, ये था वी स्क्वायर अपॉन जी। अब देखिए h मैक्सिमम और r मैक्सिमम में रिलेशन देखिए। देखो वी स्क्वायर अपॉन जी क्या लिखा है, r मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख दिया ये r मैक्सिमम बाय 2। और एक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाइट आ रही थी r मैक्सिमम बाय 4। अंतर क्या था इसमें, अंतर ये था कि नीचे आप बना लेंगे फिर से कि ये हमने मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्ट किया था, तब ये हाइट आ रही थी r मैक्सिमम बाय 4। और ये क्या है, ये तब की कंडीशन हो रही है कि जब हमने इसको ऊपर तरफ फेंका गया है। हाँ बताएंगे, अभी इतना लिखिए फिर देखते हैं।
समझते हैं। देखिए अब यहीं पर कन्फ्यूजन होगा, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे जो हाइट मैक्सिमम होगी, अब मैक्सिमम टर्म दोनों जगह यूज करेगा। ऐसा नहीं कि हम केवल यहाँ पर, तो हमने आपको अभी दिखाने के लिए लिख रखा है कि ये एच है, ये एच मैक्स है, लेकिन जब क्वेश्चन लिखा होगा तो दोनों जगह एच मैक्सिमम लिखा रहेगा कि मैक्सिमम हाइट इतनी है या मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक, अब मैक्सिमम हाइट क्यों लिखा रहेगा उसका हमने शुरुआत से इसलिए हमने बताना शुरू किया था। ठीक है कि देखो हाइट यहाँ भी है, हाइट यहाँ भी, हाइट यहाँ भी, हाइट यहाँ पर ही है, लेकिन मैक्सिमम तो यही है ना। तो अगर देखिए रेंज मैक्सिमम जब रहती है तब हाइट मैक्सिमम कितनी आती है, मैक्सिमम रेंज का 1/4, यही था ना, यही मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम हाइट है ना। तो उस समय ये मैक्सिमम हाइट पहुंचती जा करके ये मैक्सिमम रेंज का 1/4 होती थी। जब क्या होती थी, रेंज मैक्सिमम। भाई सीधी सी बात है, जब किसी बॉल को ऐसे हम फेंकेंगे तो ज़मीन से कुछ तो ऊपर उठेगी, तो जितना मैक्सिमम उठेगी उसी बोल दिया गया मैक्सिमम हाइट। ये तो तब की बात हो गई जब रेंज मैक्सिमम है तो कितनी मैक्सिमम हाइट आई। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए किसी बॉडी को जो हम मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकते हैं तो उसी बॉडी को कितना मैक्सिमम हाइट के लिए फेंक सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कैसी रहती है, जस्ट ऊपर की तरफ, भाई ऐसे नहीं रही ना वो। ये जो कॉन्सेप्ट रहा वो कब हुआ, जब रेंज मैक्सिमम हुई तब हाइट कितनी मैक्सिमम आई। हमने हाइट मैक्सिमम नहीं की थी ना भाई, ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। जब हमने मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका तो बॉडी तो अपने आप देखो ऊपर ऐसे उठेगी, तो कितनी मैक्सिमम हाइट आई, आर मैक्सिमम का 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हमने मैक्सिमम रेंज के लिए मान लिया हमने 16 मीटर फेंका, तो बताइए उसी बॉल को हम मैक्सिमम हाइट के लिए कितना फेंक सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट जब फेंकेंगे तो ऐसे सीधे ऊपर तरफ फेंकेंगे ना 90 डिग्री पर, तो वो कितना आता है v²/2g, और मैक्सिमम रेंज क्या आता है v²/g। तो मैक्सिमम हाइट आ रही है वो मैक्सिमम रेंज का कितना हो जा रही है, आधा। अगर मान लीजिए हम 16 मीटर तक ऐसे हॉरिजॉन्टल रेंज तक मैक्सिमम फेंक सकते हैं, अब उसी कंडीशन में हम उस गेंद को मैक्सिमम हाइट तक फेंकना चाहें तो वही हो ना, पहले हमने फेंका मतलब खूब जोर से तो 16 मीटर तक दे गया, फिर कहा ठीक है जब ऊंचाई तक फेंक के दिखाओ कितना फेंक सकते हो, तो फिर हम क्या करेंगे ऊपर तरफ फेंकेंगे ऐसे 90 डिग्री पर। तो दोनों घटनाएं क्या हुई, अलग अलग हुई। ठीक, तो अगर मान लीजिए 16 मीटर गया तो ऊपर कितना गया 8 मीटर। अब दूसरी बात ये आती है कि जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंक रहे थे मैक्सिमम रेंज के लिए, तब देखेंगे भाई कितनी मैक्सिमम दूरी तक ये हाइट तक बॉल उड़ जा रही है, तो वो क्या हुई मैक्सिमम हाइट वो भी हुई। वो कब हुई, जब रेंज मैक्सिमम थी। अब इसे बुकलेट लाए हो तो देखो क्वेश्चन उसमें दिखाते हैं लैंग्वेज लिखने का मतलब क्या रहता है, और कन्फ्यूजन बात तक रहता है स्टूडेंट को, वो बार बार वो मैक्सिमम हाइट में कन्फ्यूज होता है, बोलो जो मर्जी है वो लगा दो, अब कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। ये देखिए पेज नंबर 35 पर क्वेश्चन नंबर 10, जिनके पास नहीं हो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। बात यह है कि दोनों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनका अंतर समझिए। टेन कह रहा है A student is able to throw a ball vertically उसने प्रोजेक्ट किया है। मैक्सिमम हाइट कितनी 40 मीटर का। फिर मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द स्टूडेंट कैन थ्रो ए बॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैक्सिमम डिस्टेंस किसमें बताना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होती है, रेंज। तो कह रहा है जब वर्टिकली फेंकता है मैक्सिमम हाइट कितने 40 मीटर तक, तो वर्टिकली किधर हुआ ऊपर की तरफ, कितना फेंका उसने 40 मीटर तक। अब कह रहा है उस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस फेंक सकता है। तो देखिए भाई एक बार हमने इसको सीधे वर्टिकली ऊपर तरफ फेंका 40 मीटर तक, अब उसी बॉल को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना फेंक सकते हैं। हाँ तो यहाँ पर देखो उसने क्या दे रखा, मैक्सिमम हाइट दे रखी है, ये दे रखा है एच मैक्सिमम। तो हम लोगों ने देखा भाई एच मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या है आर मैक्सिमम बाई 2, ये वैल्यू 40 दे रखी है, आर मैक्सिमम पूछ रहा है बाई 2। तो देखिए क्या हो जाएगा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 80 मीटर। देखो स्पष्ट लिखा है कि उसको कैसे फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर तरफ फेंका। तो पहले उसने ऊपर तरफ फेंका, अब फिर करा उसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम फेंक सकते हैं, तो उसका कितना होगा जस्ट डबल, या जो रेंज मैक्सिमम है मैक्सिमम रेंज का कितना रहेगा आधा रहेगा हाइट। हाँ तो अगर इसी में पूछता कि मैक्सिमम रेंज उसने प्रोजेक्ट किया है तो कितनी हाइट आई,
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा है, 80 नंबर। अब इसमें कह रहा है कि इफ़ आर इज़ द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, उसने कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज दे रखी है, द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाई, है नहीं, मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका तो ग्रेटेस्ट हाइट कितनी होगी, r/4, बस सिंपल सी बात। तो r/4 ये हो जाएगा फोर्थ। तो इन शब्दों का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे इसको। ये लीजिए, तो ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम हाइट लिखा होगा तो वर्टिकली लिखा होगा कि वर्टिकली हमने ऊपर तरफ फेंका गया, मतलब 90 डिग्री पर, तभी तो मैक्सिमम हाइट आएगी। अगर रेंज मैक्सिमम है, उस केस में मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तो r/4 होगा। तो दोनों इंडिपेंडेंट है, इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये तो बात होगी मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज की। ठीक, पहला पॉइंट देखा, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिखा भाई, h = v² sin² θ/ 2g। पहला पॉइंट, अगर हम बात करें हाइट की एट एंगल थीटा, ठीक है, थीटा एंगल ये लिखा है तो इसको लिख देते हैं भाई h1। तो ये देखो हो जाएगा v² sin² θ/ 2g। और फिर हम बात करते हैं दूसरे एंगल पर 90 - थीटा पर, तो ये लिखते हैं s2। तो v² sin² इधर आएगा 90 - θ/ 2g। अब कई बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, जहाँ पर ऐसा कुछ आया था 90 - θ 90 + θ या कुछ इस उल्टा सीधा ऐसा आता है, तो लगता है यार ये तो हमें पता ही नहीं है, छोड़ो इसको। पर इस तरीके की पूरी फिजिक्स में या 2 या 3 जगह ऐसा रहता है जिनकी ज़रूरत पड़ती है। साइन ऑफ a + b या साइन ऑफ a - b, कॉस ऑफ a + b या कॉस ऑफ a - b। तो जहाँ पर जैसा है उतना अगर आप याद रखोगे तो यहाँ ध्यान ये रखना है, देखो साइन ऑफ चाहे 90 + θ हो या -θ हो, ये ध्यान है, चाहे प्लस हो या माइनस, वैल्यू क्या आती है, कॉस थीटा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम s2 = तो साइन ऑफ 90 - θ कॉस थीटा उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, cos² θ/ 2g। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको डिवाइड करो और चाहे तो मल्टीप्लाई करो या जोड़ो, सब करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं, जो आसान काम है उसको कर देते हैं, डिवाइड एंड रूल वाला मेथड। ठीक है, तो डिवाइड किया, देखो h1 / s2, तो डायरेक्ट कर देते हैं। देखो v² 2g कॉमन है, v² 2g कॉमन कट जाएगा, ऊपर बचेगा sin² θ, नीचे बचेगा cos² θ। तो ये आ जाएगा sin² θ और cos² θ। तो ये आ गया, देखिए h1 + s2 = tan² θ। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थीटा और 90 - θ पर जो हाइट का रेशियो आया वो tan² θ के बराबर है। क्या होता,
तो H1/S2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, ऐड कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, H1 प्लस H2, तो H1 की वैल्यू लिखिए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। H2 की वैल्यू लिखिए वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी स्क्वायर अपॉन 2g ये ले लेते हैं कॉमन, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g क्या बचा यहाँ पर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये देखिए आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2g H1 प्लस H2। दोनों को ऐड करेंगे थीटा और 90 माइनस थीटा तो आएगा वी स्क्वायर बाई 2g, डिवाइड करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, डिवाइड किया tan स्क्वायर थीटा, ऐड किया तो वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब किया H1 इंटू H2, तो देखो H1 लिखा है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और H2 लिखा है वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंप्लीफाई करते हैं, वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर कितना आ जाएगा वी पावर 4, और ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 2 ये हो जाएगा 4 और इधर क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। अब बात ये होती है भाई इसको हम क्या लिखें, तो इसको लिखने के लिए यहाँ पर देखिए एज रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था भाई वी स्क्वायर इंटू 2, ये आता था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, यही रहता था ना। अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर करें हम आर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा वी टू पावर 4, और 2 का कितना हो जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या हम यहाँ पर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो आर स्क्वायर लिखने के वी पावर 4 होना चाहिए, वी पावर 4 है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे जी स्क्वायर होना चाहिए, जी स्क्वायर है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर 4 नहीं है तो ले आएंगे, है कि नहीं है, क्या दिक्कत है, तो ले आने के भाई ये आसान है, जितनी संख्या लानी है उतनी की संख्या ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे 100, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, ये आएगा H1 S2 इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए आ गया वी पावर 4, अब 4 यहाँ लिख दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 और 4 कितना आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर। तो ये जो पूरी वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है आर स्क्वायर, तो ये देखिए आ गया H1 S2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 16, तो यहाँ हम लोग पाएंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 S2, तो यहाँ पर देखो r इज इक्वल टू करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 16 H1 S2, तो 16 को बाहर ले आएंगे कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा H1 S2।
तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर हाइट अलग अलग है, लेकिन रेंज देखो सेम आ रही है। अभी आगे हम प्रूव भी करेंगे, रेंज सेम दिखेगी। और r इक्वल टू 4√h1h2। ठीक है, तो तीन कंडीशन रही, थीटा और 90 माइनस थीटा पर तीन कंडीशन हुई। हाइट का रेशियो निकाला तो tan स्क्वायर थीटा है, ऐड किया तो v²/2g है, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया तो r इक्वल टू 4√h1/h2 है। अब थीटा और 90 माइनस थीटा पहचाने कैसे, वहाँ से लिखा नहीं रहेगा। अगर दो एंगल होंगे उनको हम जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री आनी चाहिए। जैसे अगर ये कहा गया भाई थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। भाई 90 माइनस थीटा 90 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा, 60 डिग्री। तो अगर दो एंगल दे रखे हैं और उनका अगर जोड़ने पर जो सम है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो हम समझ जाएंगे ये जो वैल्यू दे रहा है वो थीटा और 90 माइनस थीटा की कंडीशन दे रहा है। अब पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, फिर आगे हम बताते हैं इसमें न्यूमेरिकल। अब देखिए इसी वाले को थीटा और 90 माइनस थीटा पर, ये x था ये y था। अगर किसी बॉल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो मान लीजिए ऐसे पहुंचा जा करके, तो ये इसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट h1, ये एंगल है थीटा। थीटा कुछ भी मान लीजिए, सपोज करिए 30 डिग्री माना, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कौन h1 किधर जाएगा, h2 किधर जाएगा। अब 90 माइनस थीटा करेंगे तो दूसरा एंगल कितना पहुंचेगा जा करके, 60 डिग्री। हम लोग हाइट का फॉर्मूला ये पढ़े हैं कि v² sin² θ/2g, मतलब जिस एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी हाइट की वैल्यू उसी के लिए ज़्यादा आएगी। पहला हमने थीटा माना 30 डिग्री, दूसरा कितना हो गया 60 डिग्री, तो 60 ज़्यादा है ना, तो हाइट किसकी ज़्यादा होगी, h2 की। लेकिन रेंज वही आएगी है नहीं, रेंज तो वही दिख रहा है, रेंज अलग नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इसके थोड़ा ऊपर ऐसे रेंज कर देंगे और इसको यहीं टच कराएंगे, ठीक है। अब जैसा हो रहा है वैसा बना लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये जैसे पहुंचा जा करके ये क्या हुआ, S2। तो हाइट देखो अलग अलग है, लेकिन रेंज की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब हम लोगों ने ये देखा था भाई, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखा था वो भी तो यही था, 2v sin θ/g। तो जिसकी एंगल की वैल्यू ज़्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज़्यादा आएगा, सेकंड केस में। तो ये रहेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऊपर एक बड़ा सा अलग बना दे रहा हूँ। तो ये एक पहला रहा जा करके, ये दूसरा रहा जा कर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इधर ये h1 रहा और इधर ये h2 रहा, ठीक है। रेंज यहाँ तक की जो वैल्यू आई वो सेम रही। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। भाई एंगल जैसे हमने शुरुआत के कम माना, ठीक है, ये कम है तो 90 माइनस थीटा क्या है, ज़्यादा आएगा। और जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी हाइट भी तो ज़्यादा होगी, ठीक है। और जिसका एंगल ज़्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा। अगर रेंज दोनों कंडीशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम प्रूव भी करेंगे कैसे सेम आ रही है। अभी आप याद रखिए, जैसे ग्राफ ऐसे बने रहते हैं, पूछ लेते बताइए कौन सा इसमें सही है। तो कई बार अलग अलग बना रखी है तो वो नहीं सही होगा। ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, एक ही जगह पर होने चाहिए, मतलब रेंज की वैल्यू सेम रहेगी और हाइट क्या रहेंगी, अलग अलग होंगे जा करके। फिर पूछ दे के बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज़्यादा होगा। अभी हमने क्या है कि आगे अभी हम प्रूव करके देखेंगे, तो उस क्लॉज को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो एच अलग अलग है लेकिन रेंज की वैल्यू आर तो एक ही लिखा है ना,
मतलब ये सिंगल आर दोनों को बैलेंस कर रहा है, ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो ग्राफ बनेगी इस तरीके से बनेगी, यहाँ जो पॉइंट आएंगे दोनों एक ही जगह पर आएंगे और ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अभी तो जैसे हम हाइट के बारे में जान रहे हैं तो अभी रेंज के बारे में भी करते हैं। केवल ग्राफ बनाना है आपको, बाकी सुन ये वाला बना लीजिए, बाकी ये तो पहले से बता चुके हैं। ठीक है, नोट का थर्ड पॉइंट। चलिए अब रेंज के देख लेते हैं। ये है वी स्क्वायर, रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो वही कंडीशन है, पहले देखेंगे हम लोग थीटा पर, तो थीटा पर R1 इज इक्वल टू ये निकल के आ रहा है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिर हम लोग देखते हैं 90 माइनस थीटा पर, ये वैल्यू R2 लिखी, तो वी स्क्वायर साइन 2 ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, 2 को अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाएंगे तो आएगा 180 माइनस 2 थीटा। अब होता क्या है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू साइन थीटा ही रहती है, तो साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये इक्वेशन सेकंड रही, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो दो वैल्यू, जो वैल्यू थीटा पर आ रही वही किस पे आ रही है, 90 माइनस थीटा पर। इसका मतलब जो R1 है वो किसके बराबर रहा, R2। तो दोनों रेंज क्या है, बराबर है। हाइट अलग अलग थी थीटा और 90 माइनस थीटा पर, और रेंज क्या है, बराबर है थीटा और 90 माइनस थीटा पर। तसल्ली। नोट का ए पॉइंट कर लेना इसको। ठीक, तो ध्यान रखना है थीटा और 90 माइनस थीटा पर जो रेंज आती हैं वो बराबर रहती हैं। अब इसका बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट ये कहता है जिसे एंगल हमने 45 डिग्री देखा था। अब मान लीजिए रेंज हम 45 से एक एंगल ज़्यादा रखें या एक एंगल कम रखें। जैसे ये कहा जाए, मान लीजिए एंगल दे रखा है 45 प्लस थीटा, इस पे रेंज है R1। अब मान लीजिए यहाँ रखा 45 माइनस थीटा, इस पे रेंज है R2। अब हमें ये देखना है कि भाई इनमें क्या रिलेशन रहेगा, तो देखते हैं। देखिए R1, तो फॉर्मूला देखो रहेगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा है, तो 2 और थीटा जगह कितना लिखा हम लोगों ने 45 प्लस थीटा, या थीटा थीटा आप कंफ्यूज करोगे तो यहाँ अल्फा कर लो, है कि नहीं। तुम सोचोगे यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो मतलब क्या हुआ, तो 45 प्लस अल्फा अपॉन क्या रहेगा जी। तो देखो R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाएंगे, आएगा 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन जी। अभी हम लोगों ने बात किया साइन ऑफ 90 प्लस थीटा हो या साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो, वैल्यू होती है कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए R1 इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर, कितना जाएगा कॉस 2 अल्फा
अपॉन जी, ये पहली बात हुई। ठीक, दूसरा हमें क्या करना है, 45 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, या पहले इधर लिख देता हूँ। R2 यहाँ करता हूँ, तो R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 45 माइनस एल्फ़ा अपॉन क्या आएगा जी। तो देखो R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाते हैं 90 माइनस 2 एल्फ़ा अपॉन जी। तो हम लोगों ने ये पढ़ा भाई 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा वैल्यू कॉस थीटा रहती है, तो आएगा वी स्क्वायर कॉस 2 एल्फ़ा अपॉन जी। देखिए जो वैल्यू इसकी आ रही है R1 की, वही वैल्यू किसकी आ रही है R2 की। इसका मतलब क्या है कि R1 बराबर किसके है R2 के। तो निष्कर्ष ये निकला कि हम लोगों ने देखा बचे R थीटा पर हो या R 90 माइनस थीटा पर, दोनों क्या होंगे बराबर। दूसरा हम लोगों ने देखा R 45 माइनस अल्फ़ा हो या 45 प्लस अल्फ़ा हो, रेंज क्या रहेंगी बराबर। थीटा और 90 माइनस थीटा पर या 45 प्लस अल्फ़ा 45 माइनस अल्फ़ा बराबर रहेंगे। देखो थीटा और 90 माइनस थीटा पे हम लोगों ने देखा बात उसकी आ रही है। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर जब हम लोगों ने हाइट का रेशियो निकाला था तो आ रहा था tan स्क्वायर थीटा, और जब h1 प्लस h2 कर रहे थे तो वी स्क्वायर अपॉन 2g आ रहा है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 अंडर रूट h1 और h2 आ रहा है। ठीक, ये तीन बातें देखी थीटा और 90 माइनस थीटा पर। अब पहले देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 37, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पेज नंबर 37 पर क्वेश्चन नंबर 37 है। जो दिख गया पहले उसी को देख लेते हैं। लिख रहा है बॉल इज थ्रोन एट डिफरेंट एंगल विद द सेम स्पीड। ठीक है, डिफरेंट एंगल है, सेम स्पीड है, डिफरेंट एंगल विद द सेम स्पीड एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, एक ही जगह से दो डिफरेंट एंगल पर फेंका जा रहा है एट द सेम रेंज इन बोथ द केसेस। ठीक है, सेम रेंज। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए रेंज सेम कह रहा है, रेंज सेम कब होती है थीटा और 90 माइनस थीटा पर, ये तो रहती है। तो यहाँ तो हमें ये समझ में आ गया रेंज सेम रह जा करके थीटा और 90 माइनस थीटा पर। चलिए, इफ y1 एंड y2 बी द हाइट्स अटेंड इन द टू केसेस, तो हमें रेंज सेम थीटा, तो इसमें जो हाइट है h1 वैल्यू y1 दे रखी है और h2 वैल्यू y2 दे रखी है। ठीक है, y2। ठीक, अटेंड द टू केसेस देन y1 प्लस y2 क्या होगा। तो अब ऑप्शन में जैसे लिख रखे हैं, पहला कह रहा है यू स्क्वायर बाई 2g, ये यू स्क्वायर बाई जी। दूसरा कह रहा है 2u स्क्वायर अपॉन जी। तीसरा कह रहा है यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड फोर्थ कह रहा है यू स्क्वायर अपॉन 4g। क्या होना चाहिए यू स्क्वायर अपॉन 2g। भाई इतना देखो, इससे पता चल गया कि रेंज सेम है। रेंज सेम कब होती है थीटा और 90 माइनस थीटा पर, दो डिफरेंट एंगल पर कह रहा है ना, सेम स्पीड से फेंका गया है। तो उसमें पहले वाले केस में हाइट कह रहा है y1, दूसरे केस में हाइट कितना कह रहा है y2। तो कह रहा है y1 प्लस y2 क्या होगा। तो हमने क्या है थीटा और 90 माइनस थीटा पर जो हाइट को जोड़ते हैं कितना, तो वी स्क्वायर बाई 2g आता है। तो आंसर क्या देगा यू स्क्वायर बाई 2g। बस सिंपल सा है, थर्ड सही हो जाएगा।
23। Correct, 2 stones are projected with the same speed but making different angle with the horizontal। वही है, सेम स्पीड डिफरेंट एंगल, देयर रेंजेज आर इक्वल। यहाँ भी वही बात कर दी, रेंजेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो रेंज इक्वल हम लोगों को पता है तभी होती है जब किसमें, थीटा और 90 माइनस थीटा पर। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर वन, पहले के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना दे रखा है, π/3, और मैक्सिमम हाइट जो दे रखी है y1। देन मैक्सिमम हाइट h2 के लिए पूछ रहा है क्या रहेगी। ठीक, ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। पहले हम कह रहा है 3y1, दूसरे कह रहा है 2y1, तीसरे कह रहा है y1/2 एंड फोर्थ में कह रहा है y1/3। ठीक है, कह रहा है दो स्टोन है, उनको एक ही पॉइंट से दो डिफरेंट एंगल पर फेंका गया विद द सेम स्पीड। ठीक, तो डिफरेंट एंगल और उसकी कह रहे रेंज उनकी क्या है, बराबर। तो रेंज बराबर इतनी तय बात हो गई, तो एक थीटा होगा दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। हाइट अलग अलग होती हैं, रेंज क्या होती है बराबर। तो पहले वाले केस में जो एंगल दे रखा π/3 कह रहा है और हाइट कह रहा है y1, तो दूसरे की हाइट बताइए क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, हम इन दोनों हाइट का रिलेशन किसके साथ देखेंगे, एंगल के साथ में, स्पीड के साथ तो नहीं देखेंगे। तो एंगल के साथ क्या लिखा है, h1/h2 = tan स्क्वायर थीटा, बस इसी में लगा देंगे हम लोग। तो आएगा देखो h1/h2 = tan स्क्वायर थीटा। h1 की वैल्यू y1 दे रखी है, h2 की वैल्यू पूछी है। अब ये π/3 मतलब कितना हुआ, कितना एंगल है, पाई का मतलब होता है 180। 180 में 3 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 60, तो ये रहेगा tan स्क्वायर 60। तो देखिए कितना हुआ, ये y1/h2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और √3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो y1/h2 = 3। तो h2 को उधर ले जाते हैं, तो देखो h2 = आएगा y1/3। अब ऐसे समझ लो, जैसे दूसरी बात ये है ना, हम ये सोचें भाई y1 से कम होगी या ज़्यादा, तो बार बार जैसे करते, अगर एंगल कम तो हाइट कम, एंगल ज़्यादा तो हाइट ज़्यादा। अब पहला एंगल है 60, दूसरा एंगल कितना आया 30, तो दूसरा एंगल जब कम है तो हाइट भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए y1 से। अब y1 से कम होनी चाहिए, तो पहले दो तो अपने आप हट गए, 50-50 लाइफ लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दो बचे, अगर मान लीजिए आप भूल भी जाओ तो दो में से सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। अगर मान लो tan 60 की वैल्यू पता है तो सोचो √3 आना चाहिए, मतलब 3 आना चाहिए, दो तो होने ही नहीं चाहिए। तो अपने आप पता है भाई दो नहीं हो सकता है, क्या रहेगा 3 रहेगा। तो रूल आउट भी हो जाता है ना भाई, कैसे आप भूल गए तो आप सोचते हो कैसे इसको, मतलब कम से कम एक आध ऑप्शन तो खत्म करेंगे भाई, ये नहीं हो सकता है। तो हमें पता है एंगल कम तो हाइट कम होगी, तो y1 से कम आएगी, तो पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बाकी 45 और 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा दे रखा है, तो आप कर लोगे। इसमें रेंज क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ये लीजिए।